तो आज हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका लिखा हुआ भारत की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या होती है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय सभ्यता की, है ना, तो जो भारतीय सभ्यता का विकास है ये सिंधु घाटी से माना जाता है। ठीक है, भारतीय सभ्यता का विकास सिंधु घाटी से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं भारत का नाम जो है, तो भारत का जो नाम पड़ा है, जो आर्यवर्त नाम पड़ा है, ये आर्यों के नाम पर पड़ा था। भारत का जो आर्यवर्त नाम पड़ा था ये आर्यों के नाम पर पड़ा था। और इसके बाद में बात करते हैं कि भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष नाम इसका कैसे पड़ा, तो ये राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा था। आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, तो उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। और ईरानियों ने जो है सिंधु नदी के नाम पर इसको हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में एक नदी थी जिसको जो है इंडस नदी भी कहते हैं, हिंदू नदी भी कहते हैं, तो ईरानियों ने इसको जो है हिंदुस्तान नाम दिया हमारे भारत को जो है। उसके बाद यूनानी आए, यूनानियों ने जो है सिंधु नदी को इंडस नदी कहा था, और इस इंडस नदी के हिसाब से इस हमारे देश को कहा गया इंडिया कहा गया। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेजी शासन आया था तो इंडिया कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यूनानी आए थे तो यूनानियों ने सिंधु नदी को जो है इंडस नदी कहा था, और इस देश को जो है इंडिया कहा गया था। फिर बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। ठीक है, तो देखिए, भारत एक उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला देश है। तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जानें तो उसमें भारत देश आता है, आपका बांग्लादेश आता है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये जो इतने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों को मिला करके बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप इन 7 देशों को मिला करके बनता है। उसके बाद में अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत का स्थान जो है, तो जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। और उसके बाद में 2 नंबर पर आता है कनाडा, और 3 नंबर पर आता है अमेरिका को USA भी लिखा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, 3 नंबर पे अमेरिका आता है, और उसके बाद में 4 नंबर पर चीन आता है, और 5 नंबर पर ब्राज़ील आता है, और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7 नंबर पर भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं अक्षांशों का विस्तार। ठीक है, तो देखिए, जो आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब में जो ऐसे रेखाएं होती हैं, इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, इनको बोला जाता है अक्षांश। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है इन रेखाओं को। और जो इस तरीके से रेखाएं होती हैं, ऐसे करके इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर। ये रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत हो गया, ऐसे करके ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, और अब ये बांग्लादेश है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये देशों को अंतर करने वाली रेखाएं, ये क्या कहलाएंगी? ये देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ठीक है, जो 8 डिग्री है ये भारत का नीचे का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा जो है, और जो आपका 37 डिग्री 6 अंश है वो ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर का। और उसके बाद में अगर हम देशांतर के विस्तार की बात करें, तो देशांतर जो यहाँ से रेखा निकली है, अभी हम जानेंगे कि कौन सी रेखा कहाँ से निकली, आगे पढ़ेंगे भूगोल में ये भी। तो जो ये देशांतर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो देशांतर का ये वाला विस्तार है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लगभग अगर दोनों में हम अंतर देखें तो इसका अंतर भी अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास है, और इसका भी अंतर लगभग 30 डिग्री के अप्रॉक्स है जो है यहाँ पर दोनों अक्षांशों और देशांतर रेखाओं में। उसके बाद में देखिए, अगर हमारा देश है, कोई भी देश है, तो उसकी अपनी एक सीमा होती है। ठीक,
तो भारत की भी ऐसे ही सीमा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, उत्तर वाला बिंदु जो है, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, तो जो उत्तरी बिंदु है इसको कहा गया है इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को क्या कहा गया है? इंदिरा कॉल कहा गया है। और ये जो है लद्दाख में स्थित है। जो इन बिंदु है ये लद्दाख में स्थित है और अभी ये नए राज्य बना है, आपको पता भी होगा, अभी मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा आपको। तो ये लद्दाख में स्थित है। और जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, इसको केप कमोरियन कहते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत का एक राज्य है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं अगले पेज पे। तो अब देखिए दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु जो होता है ये इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है। अब अगर हम सीमा बिंदु की बात करें, भारत के मुख्य 5 सीमा बिंदु हैं। तो जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है, जो उत्तरतम बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहा गया है, पश्चिमतम बिंदु को गौर माता या गौहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तम बिंदु इसको किबुथु कहा जाता है, और जो ये था बना हुआ है, ठीक है, ये किबुथु है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है? ये कन्याकुमारी है, तो इसको कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे भारत के सीमा बिंदु हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है। तो वो देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों में जो अंतर है लगभग वो 30 डिग्री का अंतर है। उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग 281 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम फर्क देखें तो वो कैसे है, ठीक है। देखिए 3214 किलोमीटर की दूरी है, और जो दूसरी हमारी दूरी होती है वो होती है 2933 किलोमीटर की, ठीक है। अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो ये लगभग 281 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, है ना। तो जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है, ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय हो गया और ये श्रीलंका हो नीचे, तो ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली जो दूरी है ये क्या है? इसकी कम है। हम ऐसे कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो ऐसे मान सकते हैं कि 2933 है, और लद्दाख और तमिलनाडु की बिंदु जो है आखिरी, और वो जो है 3214 है। तो दोनों का लगभग जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का अंतर है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कर्क रेखा है ना, ये मैं ग्लोब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कर्क क्या है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। देश को, हमारे जो भारत है, इसको 2 भागों में बांटती है। ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत हो गया और नीचे का भारत जो है दक्षिणी भारत हो गया। ये उत्तरी हिस्सा, और ये वाला जो नीचे का है ये कौन सा हो गया? ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसको लगभग मध्य से बांटती है, और इसमें जो है आपके 8 राज्य आते हैं, एक राजधानी आती है, ठीक है, और एक हमारा पड़ोसी देश भी शामिल है, ठीक है। पड़ोसी देश जो है उसका नाम है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से गुजरती है। और जो 8 राज्य हैं वो नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, और नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। गुजरात है आपका, ठीक है, और उससे लगा करके मिजोरम तक जो है ये 8 राज्यों से कुल गुजरती है। अब यहाँ पर बात हुई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा को जान लेते हैं। त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा कुछ इस तरीके से राज्य है, ठीक है, ये भारत की सीमा है इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश में है, ठीक है। असल में मैं अभी, मेरे पास पूरे साधन ना होने के कारण तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करा पाऊँगा, फ़ोटो और हर तरीके से, क्योंकि मुझे सब खुद ही करना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मैं अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 1 तरफ, 2 तरफ और 3 तरफ से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है, तो इसलिए त्रिपुरा कहा जाता है, ठीक है इसको।
और राजधानी जो है रांची, रांची राजधानी जो है इसमें से भी ये कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, एक राजधानी से और एक हमारे पड़ोसी देश से गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। दक्षिणी हिस्सा जो होता है ये उष्णकटिबंधीय है। जो दक्षिणी हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, यह है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और जो उत्तरी हिस्सा है यह है उपोष्णकटिबंधीय। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, ये आपका है उपोष्ण कटिबंध, यह है उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्या होता है ये हम आगे जानेंगे वीडियोस में, मैं आपको आगे सब क्लियर कराता रहूँगा धीरे धीरे। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो साथ में अगर अभी मैं उनको बताने की व्याख्या करूँगा तो फिर आपका बाकी मेन टॉपिक छूट जाएगा, तो हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कि दिन रात का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो देखिए कह रहा है केरल में छोटे व बड़े दिन में अंतर जो होता है वो 45 मिनट का होता है। केरल में जो सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन, मतलब उसमें सिर्फ 45 मिनट का फ़र्क पड़ता है। जब बड़े दिन आते हैं और उसके बाद में टाइमिंग घटनी स्टार्ट होती है, घटते 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 तो लगभग 45 मिनट का फ़र्क आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम बात करें लेह लद्दाख में, तो लद्दाख में ये अंतर जो है वो 5 घंटे का है, ठीक है। जैसे छोटा दिन मान लीजिए अगर 4 बजे सूर्यास्त हो रहा है, छोटे दिनों में 4 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं बड़े दिनों में क्या हो जाएगा 4 और 5 9 बजे सूर्यास्त होगा, ठीक है। लगभग 5 घंटे का अंतर वहाँ पर है छोटे और बड़े दिनों में, ठीक है। टोटल टाइम तो 24 ही घंटे का है, ये नहीं कि घंटे कम है, घंटे 24, केरल में भी 24 घंटे ही दिन रात मिला के हैं, 24 घंटे बाद डेट चेंज होती है। और लद्दाख में भी 24 घंटे का ही दिन होता है। बस ये होता है कि जो दिन का उजाला जिसको हम कह सकते हैं कि सूर्य उदय का समय और सूर्य अस्त का समय, ये वाला जो है इसको बीच का खाली दिन का समय बताया गया है कि ये दिन का समय कितना होगा। तो ये छोटे दिनों में और बड़े दिनों में 5 घंटे का अंतर लद्दाख में है और जबकि केरल में सिर्फ 45 मिनट का अंतर है। उसके बाद देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से जो उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर है ये बहुत दूरी पर स्थित है, लिखा है दूर, तो ये दूरी पर स्थित है। और जो विषुवत रेखा का निकटतम भाग है वो दक्षिणी भाग है, वो केरल तमिलनाडु, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ जैसे ऐसे यहाँ पर कोई चीज़ रखी है और इस पर अगर कोई चीज़ सीधी बिल्कुल पड़ रही है तो उसका ताप ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वही चीज़ कोई ऐसे तिरछी रखी हुई है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ताप कम होगा। फिर बात कर लेते हैं फिर देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, तो इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। प्रयागराज के निकट, प्रयागराज का पुराना नाम आपको मालूम होगा इलाहाबाद, अभी योगी जी के राज में इसका नाम बदल दिया गया है और ये गुजरात से होकर गुजरती है। ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है आपकी वो 8 राज्यों से होकर गुजरती, एक राजधानी और एक देश से, जबकि ये 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश तो मेन है, इलाहाबाद प्रयागराज यहीं से गुजरती है। नंबर 2 मध्य प्रदेश से होकर, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो यहाँ से टाइम पीरियड लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि है क्या कि पूरे देश में टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएगा। पृथ्वी एक ऐसे इस आकार में धरती है हमारी, कुछ ऐसे करके, क्योंकि गोल नहीं है इस तरीके से है, तो उसका हर जगह पर टाइम अलग अलग बदलता रहता है। तो क्या है कि देखिए 24 घंटे में 360 डिग्री धरती घूमती है। पूरे दिन में 24 घंटे होते तो धरती क्या करती, धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। जैसे धरती है तो ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। धरती 2 प्रकार की गतियाँ करती है, एक सूर्य के चारों ओर गति करती है जो कि आपका 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, जबकि अपनी धुरी पर जो घूमती है वो मात्र 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग कर दें 360 को अगर हम 24 से भाग कर दें, ठीक है, 24 घंटे से, और उसके बाद में फिर इसको मिनट से भाग कर दें तो क्या आएगा, जो एक देशांतर आएगा वो 4 मिनट का होगा, ठीक है। जो एक देशांतर रेखाएं ऐसे करके मैंने बताया था जो देशों को अंतर करती हैं, तो एक
डिग्री से एक देशांतर, फिर 2 डिग्री का देशांतर, तो इनके बीच की जो टाइम पीरियड आएगा वो 4 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में जो जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन मीच टाइम। ठीक है, ग्रीन मीच टाइम या 0 डिग्री देशांतर 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, जीएमटी या देशांतर से हमारे देश का जो टाइम है वो लगभग 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है। अच्छा अब है क्या कि गुजरात जो हिस्सा है, ठीक है, गुजरात जो हिस्सा है, गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है ना, गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना है? 30 डिग्री का अंतर है। तो चूंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। ठीक है ना, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 30 को अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। तो 2 घंटे का अंतर यहाँ पर देखिए मैं दर्शाया हुआ है, 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर 6 समय कटिबंध, 6 जगह पर अलग अलग 6 टाइम जोन बनाए गए हैं। भारत में एक ही टाइम जोन है जो कि प्रयागराज में निकट मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से निकलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मिर्ज़ापुर के रहने वाले हों तो उनको पता होगा ये वहाँ से गुजरता है। अब देखिए, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। क्योंकि ये सबसे बड़ा अभी फैसला नया आया है, तो इसलिए पहले नंबर 1 पर चीन होता था और चीन से नंबर 2 पर हमारा भारत था। लेकिन अब ये चीज़ नए आंकड़े के अनुसार आई है, तो अब भारत इस चीज़ में भी आगे हो गया है। वैसे भी हमारा देश हर चीज़ में आगे हो रहा है, तो जनसंख्या में भी क्यों हम पीछे रह जाएं। तो इसलिए जनसंख्या में भी हमारा देश क्या हो गया है, सबसे आगे हो गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे देश के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो हमारे देश का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, ये हमारे देश का क्षेत्रफल है। ये कुल धरातल का 2.4% है। कुल जितनी धरती पर धरातल है, ठीक है, समुद्री भाग छोड़ के कुल धरती पर जितनी भूमि है उसका 2.4% ये है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी ये है आपकी 2,933 किलोमीटर है। और उसके बाद में अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की, तो जो स्थलीय सीमा है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर, मतलब जो स्थल की सीमा है दूसरे देशों से जो लगती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्थल सीमा, जैसे ये आपकी गुजरात से शुरू हो करके और इधर ये पश्चिम बंगाल तक चलती है। तो ये जो स्थलीय सीमा है ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें तटीय सीमा की, तो वो है आपकी 6,100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीप समूहों को सम्मिलित कर दें, जितने भी द्वीप हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह हैं, इनको शामिल कर दें तो ये दूरी बढ़ के हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये दूरी बढ़ करके इतनी हो जाती है। ठीक है। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, ये पाकिस्तान के साथ में लगता है। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे छोटा राज्य भी हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा जो है गोवा है। और उसके बाद में अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, तो देखिए पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग, ठीक है, ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, जिसमें इस साइड में पानी, इस साइड में पानी हो, जैसे भारत का नीचे का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है और ये 3 ओर से घिरा हुआ है।
तो यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है और उसके बाद में यहाँ पर हिंद महासागर है और इस साइड में अरब सागर है। ठीक है, तो इसको इसलिए प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जल्दी ही मेरी कोशिश है कि मुझे अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं एक टीम वर्क के साथ टीम वर्क करूँगा, जिससे क्या होगा कि मैं आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा पाऊँगा और सब कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे अभी सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए सॉरी है। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में और अच्छा सुधार करके आपको और भी बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा।